बेटा अभी तक हमने आपको उत्प्रेरकों के बारे में बताया था। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के बेटा होते हैं, एक होते हैं अकार्बनिक और एक होते हैं कार्बनिक। तो अभी तक आपने अकार्बनिक उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ा, इसमें कॉपर था, आयरन था, मोलिब्डेनम था और तमाम जो गैसेज है वो थी, तो वो सब अकार्बनिक में आते हैं बेटा। और जो आज हम एंजाइम उत्प्रेरक पढ़ा रहे हैं, एंजाइम, ये कार्बनिक में आता है। तो सबसे पहले भी पूछे हैं, देखते हैं एंजाइम होते क्या है। तो एंजाइम उच्च अणुभार के, एंजाइम उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं और ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। मीन्स जीव जंतुओं में उत्पन्न होते हैं, जो जिनमें जीवन है उन कोशिकाओं में ये उत्पन्न होते हैं। जब कोशिकाओं में उत्पन्न होंगे तो हमारी बॉडी कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनी है, तो वो कार्बनिक ही होंगे और प्रोटीन अपने आप में कार्बनिक होता है बेटा। तो बायोलॉजी में इसको पढ़ेंगे आप कि प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं। तो सेम डेफिनेशन है जो आपकी बायोलॉजी में की है, वही इसमें एंजाइम इसमें है, एंजाइम और को एंजाइम। तो एंजाइम फिर से एक बार देख सुन लें, एंजाइम उच्च अणुभार के, उच्च अणुभार के, वेट बहुत ज्यादा होता है, उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त, इसमें नाइट्रोजन निश्चित होगा, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। लेकिन वो उत्प्रेरित करते हैं जीव रासायनिक, क्योंकि कार्बनिक है इसलिए कार्बनिक कंपाउंड्स को ही ये उत्प्रेरित करेंगे। तो ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब जीव ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए आप, तो एंजाइम सुक्रोज है, शक्कर है, आपको क्या है, C12H22O11, सुक्रोज कहते हैं, शुगर होती है गन्ने की शक्कर। C6H12O6, C6H12 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। इसके वो सूत्र है वो सेम है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, कौन सी एंजाइम के द्वारा, इन्वर्टेंस। कौन सा एंजाइम किस प्रयोग होता है, इन्वर्टेंस। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, हाँ एक चीज और बता दें आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सम अणु मिश्रण होता है, मतलब समान अणु, अगर 100 हम ग्लूकोज के और 100 हम फ्रक्टोज के, 100 तो बहुत संख्या छोटी होती है बेटा, हम भी एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं। तो जितने अणु ग्लूकोज के हों उतने अणु किसके हों, फ्रक्टोज के। इन दोनों का ये जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा। ये आप लोग नोट कर ले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणु के मिश्रण को हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। ऐसे एक इसका है, एक इसका है, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, तो ये क्या कहलाती है, प्रतीप शर्करा। अब आगे आ जाइए, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल वाले भी पढ़ रहे होंगे। तो ये एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि है, एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज आप ले लें, जो आपको यहां से प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज C6H12O6। जाइमेज जो एंजाइम होता है वो इसको एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो ये आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल, इसको शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या शराब। तो एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि है, गन्ने की शक्कर से, सुक्रोज है, गन्ने की शक्कर का जो सीरा बचता है बेटा, जब गन्ने का रस से शक्कर बनाई जाती है, शक्कर निकल आती है, शक्कर निकल आने के बाद जो शेष उसका द्रव बचता है उसको कहते हैं सीरा। तो उस सीरे से हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। जहां जहां भी शुगर की फैक्ट्रीज लगी हुई है अपनी इंडिया में या विदेशों में, तो वहां पर एथिल अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो शराब इसी से बनती है बेटा। तो बनती तो कई चीजों से भी है, लेकिन जो मेन उससे है वो एथिल अल्कोहल। वो एथिल अल्कोहल आपको गन्ने के सीरे से बनाया, तो गन्ने का शक्कर
गन्ने का सीरा बहुत मात्रा में फैक्ट्रियों में बचता है और उससे हम इसको बनाते हैं। जौ से भी बनाई जाती है, बियर भी बनाई जाती है, और जौ से और अन्य अंगूर से बनाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार से बनाई जाती है। तो वो प्रोसेस अलग अलग सब वो है, लेकिन जो ऐसे सूत्र है वो C2H5OH होता है प्रत्येक में। नंबर दूसरी चीज है विशाल रेंज में जो बनाई जाती है वो आपकी गन्ने की जो सीरा बचता है उससे बनाई जाती है। तो सुक्रोज को हमने इन्वर्टेंस के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज ने जाइमेज एंजाइम द्वारा उनको इसमें बदल दिया है। तो इन्वर्टेंस और जाइमेज क्या है? ये एंजाइम जो उत्प्रेरक काम करते हैं, ये स्पीड को जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको फास्ट कर देती है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसको बढ़ा देती है। तो ये एंजाइम कौन से हुए? इन्वर्टेंस और जाइमेज। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें इन्वर्टेंस ही एंजाइम प्रयोग होगा, न कि कोई दूसरा। इसी तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से एल्कोहल को जो बनाया जाता है उसमें जाइमेज की एंजाइम प्रयोग होगा और कोई दूसरा एंजाइम प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से आ जाए स्टार्च। ये स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 होल टू द पावर n प्लस NH2O डायस्टेज के द्वारा आपको माल्टोज में बदल जाता है C12H22O11। देखिए माल्टोज और सुक्रोज का सूत्र सेम है, आप देखिए, लेकिन संरचना सूत्र ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, सूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र इसका भिन्न होता है। सुक्रोज और माल्टोज जब हम आपको वो पढ़ाएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स पर आप पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब यही माल्टोज ने दिया प्लस H2O, माल्टेज जो एंजाइम होता है वो आपको इसको बदल देता है ग्लूकोज में। इसमें बदल देता है बेटा ग्लूकोज में। इसी तरह से यूरिया माल्टेज एंजाइम द्वारा अमोनियम परिवर्तित हो जाती है, अमोनियम परिवर्तित हो जाती है। तो देखो इसमें एंजाइम इन्वर्टेंस इस रिएक्शन में हुए, इसमें जाइमेज हुआ, इसमें डायस्टेज हुआ, माल्टेज हुआ, इसमें माल्टेज। अब बेटा ये जो एंजाइम आपने पढ़े हैं, तो अब अभी आप तो हमने बताया आपको उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो लगभग कार्बनिक और अकार्बनिक जो समानताएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं भिन्न होती हैं, उनको हमें आपको बता दे रहे हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषता वैसे होती तो लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ जो भिन्न है थोड़ी सी वो बता दे रहे हैं। तो क्या है? एंजाइम जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। पहला पॉइंट है एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं? जीवित कोशिकाओं में। तो जो कार्बनिक थे वो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न नहीं होते थे। तो एंजाइम जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। दूसरा, एंजाइम साधारणतः जो शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, शरीर में हमारी बॉडी में जो जितनी हमारी बॉडी में होती हैं, जीव जंतुओं की बॉडी में होती हैं, सबकी अधिकांश जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सबकी जो बॉडियों में जो अभिक्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो जैसे जलापचन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको जो उत्प्रेरित करते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? कभी कभी हमें बुखार आ रहा है, फीवर भी आ जाता है, तो भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं सर मैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, तो वो अधिकांश एक सिरप दे देते हैं ना। जिस सिरप में देखा होगा आपने फल फ्रूट और बहुत सारे जो फल है उसमें छपे होते हैं और अधिकांश उनका जो नाम होता है वो एंजाइम्स लास्ट होता है, अल्स्टोजाइन, डेमोजाइन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स हमारे शरीर में उस भूख को बढ़ा देते हैं। भूख का मतलब पाचन जल्दी कर देते हैं खाने का। जब पाचन जल्दी रहेगा तो हमारा पेट खाली रहेगा तो हमको भूख लगेगी, भूख महसूस होती है। तो ये हमारे शरीर में जितनी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वो क्या होते हैं? एंजाइम।
एंजाइम, इसीलिए हम कहते हैं जीव रासायनिक एंजाइम। अब आ जाइए, एंजाइम क्रिया विशिष्ट होती है, जैसे उसमें एक विशिष्ट होती थी कार्बनिक में, इसी तरह इसमें भी एंजाइम की जो अभिक्रिया होती है वो विशिष्ट होती है। कैसी विशिष्ट होती है बेटा? सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बनता है वो इनवर्टेंस के विधि द्वारा बनता है। ये नहीं कि इस अभिक्रिया में कोई भी एंजाइम डाल दे वो अभिक्रिया वो चालू हो जाए, नहीं, सिर्फ प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष ही एंजाइम प्रयोग होता है। एक एंजाइम सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, इसलिए जो एंजाइम की जो क्रिया होती है वो विशिष्ट होती है। एक अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम ही प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए हम इसका अनुकूलन ताप। देखिए, एंजाइम जितने भी होते हैं वो ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम जितने भी होते हैं वो ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ताप कम हो जाएगा तब भी एंजाइम काम नहीं करेगा, ताप ज्यादा हो जाएगा तो जो हमने आपको बताया प्रोटीन होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जब प्रोटीन होते हैं तो उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है और वो अपना सही तरह से कार्य नहीं कर सकते। तो एंजाइम जिस टेम्परेचर पर सबसे अच्छी तरह से कार्य करता है, एंजाइम जिस टेम्परेचर पर सबसे अच्छी तरह से कार्य करता है उसे हम कहते हैं अनुकूलन ताप। इसे हम कहते हैं अनुकूलन ताप। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं हम उसका अनुकूलन ताप। जो अनुकूलन ताप होता है वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर 25 से नीचे हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा, और जब कार्य नहीं कर पाएगा तो वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर पाता है। और यदि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तब भी उसकी प्रोटीन में विकृति उत्पन्न हो जाती है, और जब प्रोटीन में विकृति उत्पन्न हो जाएगी तब भी वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता। आपने देखा होगा आपके वो दही जमते हैं तो बहुत ठंडा दूध हो तब भी नहीं जमता है, और दूध को यदि बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तब भी वो दूध नहीं जमता है। इसका मतलब क्या है? वो आपका टेम्परेचर की वजह से आप वो सही कार्य नहीं कर रहा है। तो 25 से जो अनुकूलन ताप होता है एंजाइम का वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अनुकूलतम पीएच, जिस पीएच पर, पीएच क्या बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। 0 से 7 तक क्या हुआ? अम्लीय हुआ। 7 से 14 तक क्षारीय हुआ, और 7 वाला जो होता है वो उदासीन होता है। जो अपना जल का जो पीएच होता है, जो लोग पानी पीते हैं बराबर है, उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और अच्छी तरह तैयार कर लो, हाई स्कूल वाले बच्चे निश्चित रूप से तैयार कर लें। जो 7 से नीचे होते हैं उनका जो पीएच होता है वो क्या होता है? अम्लीय होते हैं। 7 से जो ऊपर जिनका 14 तक होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिनका 7 होता है वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ना तो वो अम्लीय होते हैं ना वो भी क्षारीय होते हैं। और जल का जो पीएच होता है बेटा वो कितना होता है? 7 होता है। तो जो अनुकूलतम पीएच, जिस पीएच पर जो एंजाइम है, एंजाइम जो सबसे अधिकतम होती है उसे हम कहते हैं उसका अनुकूलतम पीएच। और जो अनुकूलतम पीएच होता है वो 5 से लेकर के 7 के बीच में होता है। 7 से अगर ज्यादा कर दिया है तभी वो उसकी निष्प्रभावी हो जाते हैं एंजाइम, और 5 से नीचे भी कर दिया जाए तब भी वो क्या हो जाते हैं? निष्प्रभावी हो जाते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया कि एंजाइम की कितनी विशेषताएं हुई, और विशेषताएं तो और भी है बेटा। तो पहला क्या है? ये जीवित कोशिकाओं उत्पन्न होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। नंबर दूसरी चीज, एंजाइम शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, इनको शरीर के जो अंदर होने वाली अभिक्रियाएं उनको उत्प्रेरित करते हैं। नंबर तीसरा, एंजाइम क्रिया विशिष्ट होती है। एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक कार्य करता है, न कि सारी अभिक्रियाओं के लिए। नंबर चौथा हुआ अनुकूलतम ताप। तो अनुकूलतम ताप क्या? जिस टेम्परेचर पर किसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता, उत्प्रेरण होने की क्षमता सबसे अधिकतम होती है उसे कहते हैं अनुकूलन ताप, और ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अनुकूलतम पीएच, जिस पीएच पर कोई उत्प्रेरक
सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उत्प्रेरक करने की शक्ति सबसे अधिक होती है, वो कहलाता है उसका अनुकूलतम पीएच। ये 5 से 7 के बीच में होता है। अब आपको थोड़ा कुछ और आगे के लिए बताए दे रहे हैं कि क्या होता है। अब आपको ये बता रहे हैं कौन सा एंजाइम कहां से प्राप्त होता है, कौन सा एंजाइम कहां से प्राप्त होता है। अभी आपने उससे पीछे देखा होगा था इन्वर्टेंस, पहली वाली रिएक्शन देखिए आप, उसमें इन्वर्टेंस जो प्राप्त हुआ था वो खमीर से या ईस्ट से प्राप्त हुआ था, खमीर से या ईस्ट से। इसी तरह से जाइमेज जो प्राप्त हुआ है, जाइमेज वो खमीर से और या ईस्ट से। डायस्टेज जो प्राप्त हुआ है वो माल्ट किसे कहते हैं, अंकुरित जो जौ होती है, अंकुरित जो जौ होती है उसे हम कहते हैं माल्ट। तो जो डायस्टेज एंजाइम है, जो ये सभी एंजाइम्स हैं और ये इनके स्रोत है। तो डायस्टेज जो एंजाइम है वो हमें माल्ट से प्राप्त होता है, या जिसे हम कहते हैं अंकुरित जौ। माल्टेज ये हमें खमीर से प्राप्त होता है, माल्टेज एंजाइम ये ईस्ट या खमीर से प्राप्त होता है। यूरिएज जो प्राप्त होता है यूरिया से, जो हमें यूरिया से क्या बनी थी, हमें अभी पीछे वाली रिएक्शन बनी थी, यूरिया से हम लोगों ने बनाया था, अमोनिया गैस बनाई थी। तो यूरिएज प्राप्त होता है सोयाबीन से, जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं इसे। इसी तरह से टाइलिन जो होता है वो हमारी लार में होता है। टाइलिन जो होता है वो किसमें होता है, लार, जिसे हम खाना खाते हैं, जो लार वायु बनती है, वो कौन सा एंजाइम उसमें करता है, वो करता है टाइलिन। इसी तरह से पेप्सिन जो आमाशय में जो हमारा भोजन पचाता है, वो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहां से निकलता है, हमारे आमाशय से प्राप्त होता है। इस तरीके से आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें। पेपर में कहां से आते हैं, इन्वर्टेंस में कहां से प्राप्त होता है, माल्टेज कहां से प्राप्त होता है, यूरिएज कहां से प्राप्त होता है, टाइलिन, और हाई स्कूल वाले बच्चों से अधिकांश ये पूछ जाता है लार में किस तरह का एंजाइम पाया जाता है। तो बेटा लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। तो टाइलिन एंजाइम लार से ही प्राप्त होता है। ये हमारे भोजन को पाचन क्रिया में मदद प्रदान करता है। और इनको आप लिख लें कॉपी पर और उनको तैयार करें। और कल हम आपको बताएंगे कि एंजाइम जो उत्प्रेरण होता है उसकी क्रिया विधि क्या है, उसकी वो किस तरह से कार्य करता है, ये हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।